विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के विज्ञान का जो 40 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल है, उन सभी सवालों को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में हम मॉडल प्रश्न पत्र के प्रश्नों को करने जा रहे हैं जो आपके जैक बोर्ड से जारी किए गए बच्चों। जी हां, जो कि आपके पीवाईक्यू मॉडल पेपर है, उन सभी 40 सवालों को यहां पर हम करने वाले हैं। टोटल 40 प्रश्न बताएंगे, जो 40 नंबर के प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं और सभी सवालों को हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहला सवाल है, क्या दिया गया बच्चों कि एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, ठीक है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। विस्थापन पूछ रहा है बच्चों, और विस्थापन किसको कहते हैं कि अगर कोई वस्तु का प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। तो यहां पर क्या कह रहा है सवाल कि अगर एक वस्तु, देखिए 4 ऑप्शन है, अगर आप लोग पहले आंसर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश में अगर बच्चे कुछ होंगे तो इंग्लिश वाले भी प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, a particle in moving in the circular है ना path of radius r the displacement after half a circle। कह रहा है बच्चों कि यदि कोई r त्रिज्या वाले है ना, r त्रिज्या वाले क्या कर रहा है, अर्ध वृत्ताकार पथ में घूम रही है। मान लो बच्चों कि आधा वृत्त तक घुमा गया है, यही ना कह रहा है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहां देखो, अगर कोई बंदा यहां से चलना स्टार्ट करता है और यहां तक जाकर खत्म कर देता है, ठीक है, यहां तक चलना स्टार्ट करता है और यहां पर जाकर खत्म कर देता है, तो इसकी जो न्यूनतम दूरी होगी, मतलब कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब बताओ, इसकी देखो यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये सेंटर है और ये वृत्त की क्या हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको रेड कलर से अगर कर दूं तो ये आपका त्रिज्या हो जाएगा आर। अब एक आर यहां पर, और वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों एक आर ये, तो आर आर 2r, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चा, 2r इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि हमने सभी लाया हो, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। यहां पर कह रहा है कि वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है ना। क्या कह रहा है कि वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है दूरी, विस्थापन, वेग या त्वरण, है ना बच्चों। यहां पर कह रहा था रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड इन नोन एज, क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको हम कहते हैं बच्चों त्वरण, है ना। वेग में प्रति सेकंड की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण। क्योंकि त्वरण का परिभाषा भी होता है ना, क्या होता है कि वेग में प्रति सेकंड की दर को क्या कहा जाता है, तो त्वरण कहा जाता है ना। त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग के प्रति सेकंड में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों। तो त्वरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और त्वरण का जो अगर एक पूछ दे एग्जाम में कि एसआई मात्रक इसका क्या होगा, तो त्वरण का जो एसआई मात्रक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्सीलरेशन का, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब आप हमें बताना मेरे प्यारे बच्चों कि वेग का क्या मात्रक होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताना। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बच्चों, इस वीडियो से पहले हमने कई वीडियो साइंस के, मैथ के, है ना, और भी जो है हिंदी इंग्लिश सारा सब्जेक्ट का मेरे प्यारे बच्चों हमारे ही चैनल पर अपलोड किया गया है, उन्हें जरूर देख लेना। और चूंकि हर वीडियो को अगर आप देखेंगे बच्चों तो एक्सपर्ट बन जाओगे कोई भी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हर वीडियो में हमने क्या किया, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पर वेग क्या अगर मात्रक क्या होता है, यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। हमने 2-3 वीडियो में हमने बता रखा है बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्न में से किसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। ऑप्शन है विस्थापन, त्वरण, वेग, या इनमें से कोई नहीं। अभी हमने जस्ट बताया ना बाबू लोग, बताओ लॉलीपॉप मेरे बच्चों, बताया ना, अभी जस्ट मैंने बताया ना कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इज द एसआई यूनिट ऑफ, किसका एसआई यूनिट है बच्चों। तो हमने अभी जस्ट बताया कि त्वरण का तो एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हमने तो इसी का बताया ना। तो इसका मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर विस्थापन का पूछ देता मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होता, ये मीटर हो जाता। अगर वेग का पूछ देता तो मीटर पर सेकंड हो जाता, ठीक है। जो बच्चा अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कमेंट किया होगा, आज अभी उसको समझ में आ गया होगा कि वेग का मात्रक क्या होता है, हमने यहाँ बता रखा है बच्चों, ठीक है। अच्छा, वेग का मात्रक और चाल का मात्रक सेम होता है ना। वेग
और है ना, चाल और वेग का मात्रक जो होता है बच्चों, वेग का एसआई मात्रक जो होता है वो समान होता है। क्या होता है? मात्रक समान होता है। बोले सर कौन सा समान होता है? बोले सर ये मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड जो होता है चाल और वेग का दोनों का मात्रक होता है। एग्जाम में आता है बच्चों कि वो कौन सी भौतिक राशि है, कौन सी भौतिक राशि है जिसका एसआई मात्रक समान होता है? तो आप कह देना कि मीटर पर सेकेंड, चाल और वेग का मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर बच्चा? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है बच्चों, है ना? यहां पर कह रहा है विस्थापन, त्वरण, वेग, इनमें से कोई नहीं, है ना? यहां पर आपको कह रहा है बच्चों दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है? तो ये आपका बताता है वेग का, वेग का, है ना? दूरी समय ग्राफ का जो ढलान होता है बच्चों, है ना, इस तरीके से मैं अगर बनाता हूं तो प्यारे बच्चों ये जो ढलान होता है ये वेग को बताता है। किसको बताता है? वेग को, वेलोसिटी को बताता है। क्लियर? चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है बच्चों कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के कितने नियम थे बच्चों? गति का 3 नियम को उन्होंने बताया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, है ना? प्रथम नियम में उन्होंने कहा था बच्चों कि कोई भी वस्तु, है ना, अगर विराम अवस्था में तो विराम में ही रहना चाहेगी, और अगर वो गति अवस्था में है तो गति में रहना चाहेगी। और ये प्रथम नियम को ही मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नाम है जड़त्व का नियम। क्या नाम है? जड़त्व का नियम, है ना? तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? जड़त्व का नियम भी नाम है। ठीक है, तो इसके 3 नियम है और तीनों नियम को भी मैं विस्तार से बताऊंगा आगे वाले वीडियो में, है ना? आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है, अगर कोई पिंड है, कोई वस्तु है, पिंड का मतलब बच्चों वस्तु, अगर कोई वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है तो ये किस चीज पर निर्भर करता है कि किसका जड़त्व ज्यादा होगा, किसका जड़त्व कम होगा, किसका बहुत ज्यादा होगा, है ना बच्चा? तो यहां पर किसी भी जड़ पिंड का, किसी भी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है बच्चों कि वो कितना भार है। मतलब द्रव्यमान अलग चीजें होती है लेकिन भार ही समझो उसको नॉर्मल। ठीक है, जैसे मैं अगर कह दूं मेरे प्यारे बच्चों कि साइकिल, है ना, क्या लिख दूं बच्चों? अगर मैं साइकिल लिख दूं और एक जगह रेलगाड़ी लिख दूं तो प्यारे बच्चों हम आपसे कहेंगे कि किसका जड़त्व ज्यादा होगा? बताओ किसका जड़त्व ज्यादा होगा? तो आप कहेंगे गुरुजी रेलगाड़ी का जड़त्व ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा। एग्जाम में आएगा कि बताइए निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा? ऑप्शन दिएगा, है ना, साइकिल, रेलगाड़ी, बस, ट्रेन, इस तरीके से लिख देगा। तो आप क्या लिखोगे? जो सबसे ज्यादा भारी होगा बच्चों, जो सबसे ज्यादा द्रव्यमान होगा, है ना, मास जिसका ज्यादा होगा बच्चों, वही उसका क्या होगा? वही उसका मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जड़त्व होगा। क्लियर? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते बच्चों। कह रहा है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो न्यूटन की गति का मेरे प्यारे बच्चों कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? ये दूसरा नियम। जी हाँ, यही बल का परिभाषा देता है बच्चों। इसी में बल का सूत्र होता है F बराबर ma, है ना? F बराबर ma, है ना? F बराबर मतलब कि फोर्स, m का मतलब मास और a का मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, F बराबर ma। ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। हमारा कहता है कि 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा? जी हाँ बच्चों, यहां पर आपको पूछ रहा है मोमेंटम का, है ना? क्या पूछ रहा है? मोमेंटम ऑफ द बॉडी ऑफ मास दिया गया है। कितना दिया गया है? 0.5 kg मूविंग विद। देखो जो भी बच्चा आज हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम का, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि हर तरीके से मैं आपको सवालों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बच्चों। स्पीड ऑफ दिया गया है, स्पीड कितना दिया गया? 10 मीटर पर सेकेंड। अब संवेग, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? सभी बच्चों को पता है क्या? बोले गुरुजी संवेग का फॉर्मूला होता है mv। क्या होता है? mv, p बराबर mv। और m का मतलब होता है मास और v का मतलब वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं यहां पर मास कितना दिया गया? 0.5 दिया गया है ना? और वेलोसिटी दिया गया कितना बच्चों? चलने से 10 मीटर पर सेकंड ना, तो 10 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 5। और ये 5 kg, है ना? kg, है ना? मास का कितना होता है बच्चों? मास का अगर हम एसआई बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? केजी। और वेलोसिटी का क्या हो जाता है? मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाते हैं। मतलब कि अगर कोई विराम से चलती है, मतलब कि कोई भी वस्तु मेरे प्यारे बच्चों क्या है? रुकी हुई से
चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, और अचानक उस पर खड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाते हैं। देखते हैं गाड़ी खड़ा रहता है तो एकदम ऐसे मान लो एस्केलेटर लेते हो तो आप इससे पीछे मुड़ जाते हो, ऐसा क्यों कारण होता है बच्चों? तो ये हमारा न्यूटन के पहला नियम के कारण होता है। जी हाँ, न्यूटन की गति का पहला नियम। क्योंकि न्यूटन की गति का नियम, पहला नियम यही कहता है कि कोई भी वस्तु अगर ये विराम अवस्था में है बच्चा, तो ये विराम में ही रहेगी। ये विराम अवस्था में है मतलब रुकी अवस्था में तो रुकी ही रहेगी। अगर ये मेरे बारे में जो गति कर रहा है तो ये गति में रहना चाहेगा। अब कब तक? जब तक उस पे बाह्य बल, बाह्य फोर्स उसमें ना डाला जाए, तब तक, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों गति का पहला नियम होता है न्यूटन की गति का, है ना। चलो अगला सवाल देखो, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कई बार मेरे प्यारे बच्चों आपको बता चुके हैं, कार्य का जो एसआई मात्रक होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है? जूल होता है। चूंकि आप लोग को हमने याद करवाया था काजू, क्या याद करवाया था? काजू। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों कार्य का एसआई मात्रक जूल, ट्रिक है वो, ठीक है। कार्य कैसा है? मात्रक जूल। एक चीज और याद रखना बच्चों, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो आप लोग याद रखना कि शक्तिमान सबका क्या कर देता है बाबू? वाट लगा देता है। तो शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा, है ना। शक्तिमान क्या करता है? एकदम कुछ भी दिक्कत होता है तो सबका वाट लगा देता है पूरा, इसलिए शक्ति का मात्रक वाट होता है। मतलब ये ट्रिक है। अब इसको सीरियसली मत ले लेना भाई कि मास्टर जी तो ऐसा बोले थे कि शक्तिमान वाट लगाता है इसलिए उसका मात्रक वाट है। मारेंगे तुम लोग तड़ाक से, ठीक है, फेंका जाओगे पड़ाक से। अगला सवाल देखो बच्चों, काफी आसान सा सवाल है कि चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? देखो बच्चों, द्रव्यमान जो होता है ना वो सब जगह समान होता है, लेकिन भार जो होता है बच्चों ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है कि कहां पे ज्यादा है वहां, ठीक है बच्चों। तो यहां पर कह रहा है कि अगर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 ग्राम है तो पृथ्वी पर भार इसका कितना होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या पूछ रहा है? भार, वेट। W बराबर क्या होता है बच्चों? mg, है ना। तो मास कितना दिया गया है? 40 दिया गया है, और ग्रेविटेशन का वैल्यू कितना होता है? 9.8। मेरे प्यारे बच्चों दोनों को गुना कर दो, कितना हो जाएगा, है ना। तो 40 को हम 9.8 से गुना करने का प्रयास करते हैं। तो 4 8 32 का 2 हाथ बचा 3, 4 9 36 और 3 39, है ना। और जीरो था तो एक जीरो लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट था तो पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 392 इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। 392 न्यूटन, है ना। 392 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है, ठीक है, और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको कहते हैं, जब कोई पिंड, जब कोई वस्तु कंपन करता है मतलब हिलता है ऐसा, ठीक है, तो आसपास की हवा को क्या करता है? संपीड़ित कर देता है। भैया इसी को तो संपीड़न कहते हैं, इसी को तो हम क्या कहते हैं? संपीड़न कहते हैं, कंप्रेस कहते हैं बच्चों, है ना, कंप्रेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है। अगर हम यहां पर बोल रहे हैं और हमें अपनी ही ध्वनि, अपनी ही आवाज हमें वापस सुनाई दे रही है, आप देखते होंगे बच्चों कहीं खाली रूम में जाते होंगे तो वहां पर आप कुछ बोलते होंगे तो वहां से आपको वापस आवाज नजर आता है, अरे भैया भूत है, अरे भैया भूत नहीं, भूत नहीं, वो मेरे बारे में वो ध्वनि हमें वापस सुनाई देती है। तो इसको हम कहते हैं क्या? इसको बताओ, व्यक्तिकरण कहते हैं, मृग तृष्णा कहते हैं, गुंज अपवर्तन। बच्चों इसको गुंजना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गुंजना, कि हाँ भाई हमारा आवाज गुंज रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इको, है ना, इसको क्या कहते हैं? इको इंग्लिश में अगर बात करें तो। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों जिसके कण सटे सटे होते हैं, जिसके कण भैया सटे सटे होते हैं उसके ही आकर्षण बल कम होता है। बोले सर किसके कण सटे सटे होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थी जी देखो, देखो बच्चा, किसके कण सटे सटे? देखो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, क्या क्या होती है? ठोस, द्रव, गैस। क्या आपने नहीं पढ़ा? मुझे बताओ जल्दी से। मेरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ा ठोस, द्रव, गैस, है ना, द्रव, गैस, द्रव्य यानी कि मेरे प्यारे बच्चों क्या? लिक्विड, है ना, और गैस मेरे प्यारे बच्चों ये। प्यारे बच्चों यहां पर ठोस के कण काफी सटे सटे होते हैं और द्रव के कण काफी थोड़ा दूर दूर होता है, लेकिन गैस के कण काफी दूर दूर होता है। बातों को समझ रहे हैं? तो प्यारे बच्चों जिसके कण काफी सटे सटे होते हैं उसके मेरे प्यारे बच्चों आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। अरे यहाँ तो कम ना पूछा है भैया, तो कम किसका हो जाएगा? गैस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आकर्षण बल, कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, इसीलिए तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा?
तो गैस, गैस क्या है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके कम होते हैं। और सबसे ज्यादा किस में होगा भैया, ठोस में होगा। ठीक है, चिप्स खाओगे क्या, हमें चिप्स लाया गया है ना, मिला है चिप्स, खा लेते हैं। आगे बढ़ा। किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है, किस तापमान पर, कौन से डिग्री सेल्सियस पर मेरे प्यारे बच्चों पानी जो है वो ठोस और तरल दोनों अवस्था में होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है मेरे प्यारे बच्चों वो ठोस में भी होता है, बर्फ में भी होता है और तरल अवस्था में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कभी कभी यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस के जगह 273 केल्विन भी लिखा रहता है, तो आप मत सोचना 273 केल्विन नहीं होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन बराबर होता है। तो केल्विन में आंसर पूछेगा तो 273 केल्विन, सेल्सियस में पूछेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को ये भी बताए थे कि सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज किया जाता है। तो सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 273 को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। अगर केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है तो प्यारे बच्चों 273 को घटाया जाता है। ये भी मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक को आपको क्या याद रखना है। ठीक है, छोटा देखो सी छोटा है के बड़ा है, छोटा से बड़ा की तरफ जाओगे बच्चों 273 को प्लस कर देना और बड़ा से छोटा की तरफ आओगे 273 लेस कर देना। अगर हमारे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो ये बात को समझ गए होंगे, और जो नहीं देखे होंगे ये बात को नहीं समझे होंगे वो इग्नोर कर देना, पिछली वीडियो को देख करके बाद उसके बाद देख लेना इसको। ठीक है, हाँ प्यारे बच्चों आप लोग सोचते हो कि एक ही वीडियो में हम हर चीज को समझ जाए, तो नॉट पॉसिबल मेरे प्यारे बच्चों कि एक वीडियो में आपको हर चीजें मिल जाएगी। अगर एक वीडियो में हर चीजें मिल जाती है, आपको हर चीजें आपको समझ में आ जाती मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको स्कूल वाला साल भर नहीं पढ़ाता, डायरेक्ट बोलता बाबू तुम आ जाओ, एक ही दिन क्लास करना और दिन रात तुम फ्री फायर खेलना, दिन रात तुम पबजी खेलना, दिन रात तुम इंस्टाग्राम चलाना, लेकिन एक दिन आओ हम टॉप करा देंगे। ऐसा होता बच्चा अगर एक दिन पढ़ाया होता तो। प्यारे बच्चों बूंद बूंद से ही तालाब भरती है, तो बूंद बूंद से भी ज्ञान भरता है। आप सोचोगे कि एक ही बार ज्ञान को हम ले लेना तो मस्तिष्क जो है ना खत्म खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, उतना कैप्चर नहीं कर पाता है बच्चों। ठीक है, आप एक ही दिन में पूरा बुक पढ़ना चाहोगे तो नॉट पॉसिबल कि आप बुक पढ़ पाओगे। इसीलिए जितने वीडियो को मैंने दिया है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है बच्चों कि 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया जाता है, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों किसी की सांद्रता निकालने के लिए, है ना, किसी की मेरे प्यारे बच्चों सांद्रता निकालने के लिए, विलयन की सांद्रता निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है बच्चों की विलय की मात्रा, है ना, विलय की मात्रा मेरे प्यारे बच्चों, और विलयन की मात्रा को हम क्या करते हैं बच्चों, विलयन की मात्रा को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो सांद्रता निकल जाता है। लेकिन जब प्रतिशत में पूछेगा बच्चों तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो विलय की मात्रा मतलब बच्चों, विलय मतलब कि जो विलय और विलायक को समझो, जो कम मात्रा में हो, जो कम हो वो विलय होता है, और जो ज्यादा मात्रा में हो वो विलायक हो जाएगा। जैसे पानी और चीनी, तो चीनी क्या हो जाएगा, विलय, क्योंकि वो कम मात्रा में कम ही घोलते हैं उसको। पानी क्या होता है, ज्यादा मात्रा में, तो वो क्या होता है, विलायक होता है। ठीक है, तो यहां पर विलय की मात्रा कितना हो जाएगा 20, लेकिन विलियम की मात्रा कितना हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों 100 ग्राम पानी था और 20 ग्राम कितना था, 20 ग्राम आपका चीनी था, तो 120 ग्राम हो जाएगा, और 100 से इसको क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। प्यारे बच्चों 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12 हो गया। अब हमारे पास 100/6 हो गया। अब 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16×6 96 नहीं, और 2/3 ये हो जाएगा। अगर इंटीजर में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर में लिखना चाहे तो 16 इंटीजर 2/3। बोले सर ये कैसे आपने कर लिया, बच्चों ये बहुत आसान है, इंटीजर में करना नहीं आता है क्या आपको, बिल्कुल 100 करना है ऐसे, और 100 6 इधर से डिवाइड कर देना, 6 का 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर 4 बचेगा, पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा, है ना ऐसे। या फिर अगर इतना ही रखना चाहते हो तो एक काम करो, 6 छक 36 हो गया, 40 हो गया, फिर 6 छक 36, है ना बच्चों, पॉइंट में आ गया जी। अच्छा इसको पहले तोड़ सकते हो, पहले तोड़ दो उसके बाद इसको करना है ना, इसको क्या करो ना ऐसे तोड़ दो पहले। अगर 100 है ना 6 से डिवाइड कर दो, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6। अब इसको डिवाइड कर लो आपको, तो वही 16 इंटीजर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों। तो घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है, डेंसिटी का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों, वो होता है केजी, है ना, क्या होता है बच्चों, केजी घन मीटर, याद रखिएगा। ठीक है, केजी घन मीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो बच्चा क्या कह रहा है कि दिए गए कौन सा गुणधर्म निलंबन का है ना,
दिए गए कौन सा गुणधर्म जो है बच्चों निलंबन का है, तो यह समांगी मिश्रण नहीं, निलंबन तो भैया समांगी मिश्रण नहीं होता है। टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, दर्शाता है भाई। यह विसमांगी मिश्रण, हाँ सर, है ना। जो निलंबन है मेरे प्यारे बच्चों वो विसमांगी मिश्रण है, मतलब वो घुलता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे। कपूर और, मान लो कि कपूर है और नमक है, दोनों मिल गया है, ठीक है, तो उसको कैसे अलग करेंगे। तो प्यारे बच्चों पता है आपको कि कपूर में ऊर्ध्वपातन होता है बच्चों, मतलब कि वो क्या होता है, वो उड़ जाता है, मतलब डायरेक्ट ठोस से। अगर मान लो ये इस तरीके से कपूर है तो अचानक ये गायब हो जाएगा, जादू, मतलब इसलिए क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होता है, ठोस से डायरेक्ट मेरे प्यारे बच्चों गैस में चेंज होना ही क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, नमक और कपूर में क्या करेंगे, अगर उसको अलग करना रहे तो ऊर्ध्वपातन विधि से क्या करेंगे, उसको अलग करेंगे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबमिलेशन, सब्लिमेशन, है ना। अगला सवाल देखिए बच्चों, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है तो किस में होता है मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान संख्या बराबर कितने के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या के बराबर, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि द्रव्यमान संख्या जो है ये किसके बराबर होता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। आपको पता है कि कोई भी नाभिक के बीच में मेरे प्यारे बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके ही बराबर बच्चों द्रव्यमान संख्या होता है, और इसके चारों साइड जो घूमने वाला होता है बच्चों ये इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन में मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये माइनस में होता है बच्चों, ठीक है, प्रोटॉन आपका प्लस आवेश होता है इसमें, और यहां पर अगर न्यूट्रॉन का बराबर करें 0, ठीक है, याद रखिएगा, इतना एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, NH3 का जो है आणविक द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, है ना। इसका द्रव्यमान निकालने बोल रहा है ना, मॉलिक्यूलर मास निकालने बोल रहा है बच्चों, बहुत आसान है ना। देखिए कितना क्या है ये, नाइट्रोजन का बच्चों आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 14 होता है। उसके बाद क्या है H3, है ना। हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों, 1 होता है, और कौ गो हाइड्रोजन है, 3 गो है, तो 3 लगा देंगे, तो 14 3 कितना हो जाएगा, 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 17। समझ में आ गया। हमने क्या बोला, इसका आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए दोनों को अलग अलग निकाल लो, निकल जाएगा। चलो अगले सवाल पर आते हैं बच्चों, क्या है, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है ना। स्थिर अनुपात का नियम और निश्चित अनुपात का नियम क्या है। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मौजूद नहीं होता। अरे होता है भाई, है ना। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर अनुपात का नियम में क्या होता है, जो द्रव्यमान जो होता है वो निश्चित अनुपात में होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व कौन करता है ना। 2 मोल जल, है ना, 1 मोल जल, 200 ग्राम जल। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जल का सूत्र सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। अब इसमें देखो कितने मोल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2, एक चूंकि एक इसका द्रव्यमान 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 2 हो गया। ऑक्सीजन का मेरे प्यारे बच्चों 16 होता है, तो 16 और 8 कितना बचा, 18। प्यारे बच्चों यहां पर अगर 18 ग्राम जल रहा मेरे प्यारे बच्चों तो ये 1 मोल जल के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर 36 ग्राम है, 36 ग्राम, ठीक है। 18 का मेरे प्यारे बच्चों 1 मोल जल होता है, तो 36 का कितना हो जाएगा, तो 2 मोल हो जाएगा, खत्म कहानी। समझ में आया बात, है ना, चूंकि आपने बता दिया 18 होता है। तो जल ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन पर डैश आवेश रहता है। तो न्यूट्रॉन पर भी क्या बताया हम, न्यूट्रॉन बच्चों न्यूट्रल यानी कि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर +1 रहता मेरे प्यारे बच्चों, है ना, प्लस में रहता तो ये क्या होता, प्रोटॉन होता, है ना, प्रोटॉन होता। और मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां पर ये माइनस में होता तो ये इलेक्ट्रॉन होता, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो तीनों चीजों को इलेक्ट्रो, है ना, समझ में आ गया। चलो अगले सवाल पर आ जाओ बच्चा। अगला सवाल कहता है कि अल्फा कण क्या है, ऋण आवेशित प्रोटॉन, है ना, ऋण आवेशित हीलियम परमाणु, या फिर धनावेशित या धनावेशित हीलियम परमाणु। तो बच्चों ये होता है धनावेशित हीलियम परमाणु। अल्फा कण क्या होते हैं, धनावेशित हीलियम परमाणु होता है। किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर डैश की भिन्न संख्या के कारण होता है। किसके कारण, न्यूट्रॉन के कारण, है ना, प्रोटॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, या फिर न्यूक्लियर आयन के कारण बच्चों, है ना। किसी समस्थानिक का द्रव्यमान में अंतर जो होता है ये किसके कारण होता है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों,
फिर मैं लेज खा लूं क्या एक बार, है ना। हाँ मजा आ रहा। हाँ कौन थे हम लोग। तत्वों के समस्थानिक को द्रव्यमान में अंतर डैश की भिन्न संख्या के कारण होता है, तो न्यूट्रॉन के अंतर के कारण, है ना बच्चों, न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति बनी होती है, कितना लॉलीपॉप सवाल पूछा है। कोशिका की भित्ति जो होती है बच्चों ये बनी होती है, कोशिका जो भित्ति है, कोशिका झिल्ली का बात नहीं किया जा रहा है, कोशिका भित्ति यानी कि पादप, पादप की कोशिका का सबसे ऊपरी परत का बात किया जा रहा है, ऊपरी भाग का बात किया जा रहा है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का। ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, गोल्जी का उपकरण, प्लासिड्स या फिर लाइसोसोम, अंतःद्रव्य जावलिका। तो प्यारे बच्चों किसी निम्नलिखित में किस कोशिकांग अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो प्लासिड्स में भी होता है और माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी होता है ना। अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में होता तो भी आंसर आ जाता, माइट्रोकॉन्ड्रिया, है ना। तो इसका अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है बच्चों, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि किसी कोशिकांग में, बाद में खा लेते हैं ना, किसी कोशिकांग में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली संतति की कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो प्यारे बच्चों किसी कोशिका में अगर 16 क्रोम है, तो अगर उसका अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो उससे संतति जो बनता है बच्चों उसका आधा होता है। कितना होता है, आधा। तो 16 है तो 16 का आधा कर दो मेरे प्यारे बच्चों, तो 8 हो जाएगा, है ना। 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 क्रोमोसोम। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या दिया गया चित्र किस उत्तक का है ना। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस उत्तक का चित्र है बच्चों। तो ये आप देख सकते हैं तो पैरेनकाइमा का है ना। आप लोगों को हमने चित्र भी दिखाया था बच्चों, है ना, एक दो वीडियो के पीछे बार, कि ये क्या है, पैरेनकाइमा का चित्र है। चलिए अगला आगे थे बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि बादाम और छिलका में किस उत्तक का बना होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कहां पर है, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये बादाम के छिलके, है ना, किस उत्तक का होता है, स्क्लेरेनकाइमा, और काफी कठोर होता है बच्चों, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, मांसपेशियों और अस्थियों को जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं। जी हाँ बच्चों, यहां पर कह रहा है कि व्हाट इज द कनेक्टिंग टिश्यू एंड द कनेक्ट, है ना, मसल्स टू बोन्स कॉल्ड, है ना बच्चों। मसल्स और बोन्स मतलब कि जो मांस है, मांस और हड्डी को जोड़ने वाली, है ना, जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको हम कहते हैं कांड्रा, है ना। इसी को मेरे प्यारे बच्चों टेंडेन भी कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, टेंडेन, शायद इंग्लिश में लिखा होगा, है ना, टेंडेन, याद रखिएगा। किसका किसका बात किया जा रहा है, तो मांसपेशी और हड्डी, अस्थि मतलब हड्डी बच्चों। मांसपेशी, मांस देखा, कोई भी हम लोग मांस है और मांस से हड्डी से जो जुड़ा हुआ, जो उत्तक से, जिस उत्तक से जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं बच्चों टेंडेन। और है ना बच्चों यहां पर हड्डी अस्थि, है ना, मांसपेशी से मांसपेशी अस्थि बच्चों, यहां पर अगर हड्डी से हड्डी अगर जोड़े है तो उसको हम कहते हैं लिंगामेंट कहते हैं। अगर हड्डी से हड्डी जुड़ा हुआ बच्चों तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंगामेंट कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ टेंडेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांसपेशी से और हड्डी में जुड़ा रहेगा तो वो टेंडेन हो जाएगा, यानी कि कांड्रा हो जाएगा। और स्नायु और लिंगामेंट तब होगा जब हड्डी हड्डी मिलाएगा बच्चों, है ना, दोनों को जोड़। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है, तो जीवों के वर्गीकरण के लिए अगर जीवों को हम अलग करना चाह रहे हैं वर्गीकरण, तो ये सबसे अच्छा मूलभूत लक्षण किस लक्षण से हम लोग करेंगे बच्चों, तो कोशिका के संरचना से, है ना। कोशिका की संरचना अलग अलग होती है, उससे हम क्या करेंगे, जीवों की विभिन्नता को अलग करेंगे, जीवों को अलग अलग हम बांट सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है कि नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं। तो भैया ये तो मोनेरा में आता है। किस में आता है, नील हरित शैवाल जो है ये बिल्कुल मोनेरा में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस में आता है, मोनेरा में, मोनेरा में, मोनेरा में। चलिए अगले सवाल पर आ जाओ। हाँ, यहां पर कह रहा है बच्चों कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है। तो जंतु जगत का, अगर जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ देखे तो ये मेरे प्यारे बच्चों एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का या फिर इकाइनोडर्मेटा। तो बच्चों ये आर्थ्रोपोडा, क्योंकि सभी कीट लगभग इसी में आते हैं और ये सबसे ज्यादा संख्या में होती है, तो आर्थ्रोपोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। अगला देखते हैं, दिए गए कौन सा रोग वायरस से होते हैं। तो टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, कोरोना। अरे भैया एकदम, अभी बताओ 2-4 साल पहले अभी कोरोना आया था, यही तो वायरस है। तो ये तो आसान एकदम, बिल्कुल। इस सवाल को मेरे प्यारे बच्चों हम लॉलीपॉप कहेंगे, मेरे लॉलीपॉप बच्चों, है ना, मेरे लॉलीपॉप बच्चों, इसको हम लोग क्या कहेंगे,
कोरोना। कोरोना क्या है बच्चों? कोविड-19, यही तो वायरस है ना, यही क्या है बच्चों? वायरस है। अगला सवाल देखो क्या है, संक्रामक रोग का उदाहरण है। तो संक्रामक रोग जो मेरे बच्चों व्यक्तियों से व्यक्तियों में फैलता है उसको हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग, जो फैल जाता है व्यक्ति से व्यक्ति में। तो पोलियो नहीं भाई, अगर एक इंसान को हुआ तो वो जरूरी नहीं कि फैलेगा। कैंसर भी नहीं। क्षय रोग जो होता है बच्चों, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ये संक्रामक रोग है। ठीक है, कोई भी माध्यम से, भोजन माध्यम से, है ना, ब्लड माध्यम से, या फिर शारीरिक संबंध से, कुछ भी हो सकता है। ग्रीन हाउस गैस है बच्चों, ग्रीन हाउस गैस जो है ये, उसमें जो है ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन। भाई ग्रीन हाउस के लफ्ज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन बृहद पोषक पदार्थ है? बृहद पोषक पदार्थ अगर देखे पोषक पदार्थ में पौधे के लिए सबसे बड़ा जो पोषक पदार्थ है ये नाइट्रोजन है बच्चों। ये क्या है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों आज का, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे सवाल समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने कर भी लिया होगा जितने भी प्रश्न होंगे। और इस वीडियो को देख लेने के बाद मैं यही कहूंगा बच्चों कि आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाना, आप लोग हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाना बच्चों, और प्लेलिस्ट में जाना और हमारा जितने भी 9th के वीडियो उसे कंप्लीट करना। इस क्वेश्चन को हमें बता देते हैं आंसर, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को पता होगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को पहले देख रहे हैं और 5 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों, 5 फरवरी को, है ना, 5 फरवरी को आप लोग को शाम 6 बजे सभी बच्चों को जुड़ना है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। बहुत बड़ा बच्चों, बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। शाम 6 बजे एक महा लॉन्चिंग होने वाला है, तो आप लोग उसमें सभी लोग भाग लेना बच्चों 5 फरवरी को। और जो कहते थे ना, आपका जो शिकायत था ना कि सर हम लोग का लाइव क्लास नहीं लेते हैं, वो शिकायत भी दूर हो जाएगा बच्चों। और जब आप तहलका मचाओगे ना अगली क्लास में, उसके लिए हम कुछ करने वाले हैं। बहुत अच्छा बच्चों, क्योंकि मिशन 2 इस बार बच्चों और भी तहलका मचाएगा, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चीजें अपडेट की जाती है। और इस बार हर साल मेरे प्यारे बच्चों 2-4 साल से तहलका मचा रहा है, और इस बार भी बच्चे यहां से टॉपर बनने वाले। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना बच्चों, और आप लोग भी अगली टॉपर का लिस्ट में आ सकते हो। आप लोग भी हमारे साथ मिल सकते हो, हमारे बगल में फोटो क्लिक करवा सकते हो बच्चों, ये भी आपके पास एक मौका मिलेगा। तो बहुत ही जल्द ये 5 फरवरी 6 तारीख को सभी बच्चे लाइव में जरूर जुड़ना। ठीक है, सभी लोग जितने बच्चे हैं, और अपने सभी दोस्तों को कह देना जो भी क्लास 9th में होंगे कि बस कुछ होने वाला है, कुछ नया होने वाला है भाई, कुछ नया होने वाला है। और हम सब मिलकर प्यारे बच्चों आप लोगों को जीरो से हीरो बनाने का एक सफर हम लोग शुरू करेंगे। और उस सफर में मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आप सभी हमारे साथ आकर के मेरे प्यारे बच्चों सफर को हम ये क्या बोले उसको, सफर को हम सफल बनाएंगे, है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेना। चलो अब देखो ये लास्ट सवाल का आंसर हम बता देते हैं। तब तक क्या दिया गया है, कहा गया जी, हाँ, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन विषैले अणु को क्या कहते हैं? तो विषैले अणु को मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के, अच्छा ऑक्सीजन का पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के विषैले अणु को हम ओजोन कहते हैं बच्चों, O3, है ना। ये हमारे समताप मंडल में पाए जाते हैं, है ना। वायुमंडल के जो परतें हैं उसमें समताप मंडल में पाया जाता है। और ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य की आने वाली जो तीखी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, वो क्या करता है, ये समताप मंडल रोकने का काम करता है। और धीरे धीरे लेकिन इसमें समस्या हो रहा है बच्चों। क्या समस्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये ओजोन परत छिद्र होते जा रहा है, और छिद्र होने के कारण क्या हो रहा है कि हमें जो सूर्य की तीखी किरणें हैं वो हमारी बॉडी तक पहुंच रही है, जिससे त्वचा कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, है ना। और इस तरीके से काम खत्म। ठीक है, तो आज हमने बताया बच्चों कि इस 40 में से आप लोगों ने कितना उत्तर सही किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे खासे क्वेश्चन को किए होंगे, और नहीं भी किए होंगे तो आज से और अभी से क्लासेस स्टार्ट कर दो बच्चों, चाहे लाइव रिकॉर्डेड जो भी मिलती है यूट्यूब में मेरे प्यारे बच्चों हमारे क्लासेस। इसलिए अगर चैनल फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा, और इस वीडियो को झारखंड के सभी बच्चों तक पहुंचा देना, और सभी लोग तैयार भी रहना, क्योंकि आप लोग के लिए अब समझ जाइए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।